इस पॉइंट तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिंगल एग्जीक्यूशन कोर को मैनेज करने वाले एक ब्रिलियंट कंडक्टर की तरह ट्रीट किया है। यहाँ तक कि जब हमने पिछले सेक्शन में हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग को एनालाइज किया था, तब भी हमारा फोकस एक सिंगल प्रोसेसर पर लेटेंसी को बाउंड करने पर ही लॉक्ड रहा। हालांकि सिंगल कोर कंप्यूटिंग का एरा अब बहुत पीछे छूट चुका है। आज यहां तक कि बजट स्मार्टफोन्स भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, जबकि एंटरप्राइज सर्वर्स में मल्टीपल सीपीयू सॉकेट्स पर हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल कोर्स होते हैं। इंडिविजुअल फिजिकल सर्वर्स के परे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, जो हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़े इंडिपेंडेंट फिजिकल मशीन्स के क्लस्टर्स हैं और जो इतने क्लोजली कोलेबोरेट करते हैं कि वे एक सिंगल जाइंट कंप्यूटिंग इंजन की तरह काम करते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेम चिप पर मल्टीपल कोर्स के अक्रॉस कैसे स्केल अप करता है और ये ग्लोब भर में फैली इंडिपेंडेंट मशीन्स के अक्रॉस कैसे स्केल आउट करता है। जिस आर्किटेक्चरल शिफ्ट को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसे समझने के लिए एक हाई वॉल्यूम रेस्टोरेंट किचन के बारे में सोचिए। यह डायग्राम मल्टी कोर सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की तुलना करने के लिए एक किचन मेटाफर का इस्तेमाल करता है। एक मल्टी कोर सिस्टम में, जिसे एक सेंट्रल मेन किचन के रूप में दिखाया गया है, कई शेफ्स एक ही मेन पेंट्री शेयर करते हैं, जो ये दिखाता है कि कैसे प्रोसेसर्स एक सेंट्रल मेमोरी शेयर करते हैं। इसके विपरीत एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सिटी फ्रेंचाइजीज के एक नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है, जहां इंडिपेंडेंट किचन एक एक्सप्रेस कुरियर नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, जो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग नोड्स कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नेटवर्क पर मैसेज पास करते हैं। मल्टी कोर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यानी एएसएमपी। इमेजिन कीजिए कि कई हेड शेफ्स एक ही सेंट्रल किचन के अंदर काम कर रहे हैं और एक सिंगल मैसिव पेंट्री यानी शेयर्ड मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। अगर शेफ ए पेंट्री में सीक्रेट स्पाइस ब्लेंड को बदलता है, तो शेफ बी को इसके बारे में तुरंत पता चलना चाहिए। अगर दोनों शेफ्स बिल्कुल सेम मिलीसेकंड पर बटर के लास्ट ब्लॉक को लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो क्योस से बचने के लिए उन्हें सख्त कोलिजन रूल्स यानी एटॉमिक लॉक्स की जरूरत होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी डीओएस। अब अलग अलग सिटीज में फैले ऑटोनोमस फ्रेंचाइजी किचन्स के एक नेटवर्क को इमेजिन कीजिए। वहां कोई शेयर्ड पेंट्री नहीं है। हर किचन के पास अपने खुद के इंग्रेडिएंट्स, अप्लायंसेज और लोकल स्टोरेज हैं। वे आपस में एक्सप्रेस कुरियर मैसेजेस यानी नेटवर्क पैकेट्स भेजकर ही कोऑर्डिनेट करते हैं। एक कस्टमर एक ब्रांच पर ऑर्डर प्लेस करता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स टास्क और डेटा बिना कस्टमर को पता चले कि उनका खाना किस फिजिकल किचन में बना है, सिटीज के अक्रॉस सीमलेसली मूव करते हैं। इस सेक्शन में हम अनपैक करेंगे कि कैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स बड़े स्केल पर हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, कैश कोहेरेंस और न्यूमा मेमोरी नोड्स से लेकर लॉजिकल क्लॉक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड मैस पासिंग तक। सेक्शन ब्रेक। मल्टी कोर सिस्टम आर्किटेक्चर, एएमपी वर्सेस एसएमपी। जब कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स ने पहली बार एक सिंगल सिलिकॉन डाई पर मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स रखे थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स को यह डिसाइड करना था कि उन कोर्स के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को कैसे डिवाइड किया जाए। टू प्राइमरी आर्किटेक्चर सामने आए, असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यानी एएमपी और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यानी एसएमपी। यह डायग्राम असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग से कंपेयर करता है। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में एक मास्टर कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कोड को हैंडल करता है, जबकि एक स्लेव कोर यूजर कोड को एग्जीक्यूट करता है, और दोनों ही शेयर्ड फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करते हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में पीयर कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर कोड दोनों को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और साथ ही सेम शेयर्ड फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करते हैं। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यानी एएमपी। एक एएमपी आर्किटेक्चर में कोर्स को डेडिकेटेड और अनइक्वल रोल्स असाइन किए जाते हैं। एक डेजिग्नेटेड मास्टर कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को रन करता है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स को मैनेज करता है, आईओ को हैंडल करता है और यूजर एप्लीकेंट्स को शेड्यूल करता है। बाकी बचे हुए स्लेव कोर्स सिर्फ वही यूजर लेवल एप्लीकेशन कोड एग्जीक्यूट करते हैं जो उन्हें मास्टर द्वारा असाइन किया जाता है। ट्रेड ऑफ्स। एएमपी को इंप्लीमेंट करना सिंपल है, क्योंकि सिर्फ वन कोर कर्नेल डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करता है, जिससे ओएस लॉक कंटेंशन पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। हालांकि यह खराब तरीके से स्केल करता है। अगर यूजर एप्लीकेशंस हैवी आईओ रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, तो सिंगल मास्टर कोर एक सीवियर परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन जाता है, जबकि स्लेव कोर्स काम के इंतजार में खाली बैठे रहते हैं। एएमपी का यूज आज भी स्पेशलाइज्ड माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स और हेट्रोजीनियस मोबाइल चिप्स में किया जाता है,
जैसे अल्ट्रा लो पावर आइडल टास्क के लिए ARM, बिग लिटिल आर्किटेक्चर्स। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यानी SMP। एक SMP आर्किटेक्चर में सभी CPU कोर्स इक्वल पेयर्स होते हैं। यूनिवर्सल एग्जीक्यूशन, कोई भी कोर कर्नेल कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकता है और यूजर प्रोसेसेस को रन कर सकता है। शेयर्ड फिजिकल मेमोरी, सभी कोर्स एक सिंगल यूनिफॉर्म फिजिकल एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं। डायनेमिक वर्कलोड, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स डायनेमिकली किसी भी अवेलेबल कोर पर माइग्रेट करते हैं। मॉडर्न डेस्कटॉप, सर्वर और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉयड पूरी तरह से SMP पर बने हैं। हालांकि क्योंकि मल्टीपल कोर्स एक साथ कर्नेल कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, SMP को सोफिस्टिकेटेड सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। चैप्टर 4 से याद कीजिए कैसे एटॉमिक मेमोरी इंस्ट्रक्शंस जैसे कि टेस्ट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर सेट या कंपेयर अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर स्वैप हार्डवेयर बस को लॉक कर देते हैं ताकि CPU कोर्स के बीच शेयर्ड मेमोरी स्टेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक 2, हार्डवेयर और मेमोरी चैलेंजेस, कैश कोहेरेंस और NUMA। शेयर्ड फिजिकल मेमोरी पर एक SMP कर्नेल को रन करने से मेजर हार्डवेयर बॉटलनेक्स पैदा होते हैं। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, हमें देखना होगा कि CPU मेमोरी हायरार्कीज मल्टी कोर एग्जीक्यूशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम और MESI प्रोटोकॉल, हर CPU कोर में फास्ट लोकल L1 और L2 कैशेज होते हैं। अगर कोर 0 और कोर 1 दोनों फिजिकल मेमोरी एड्रेस 01 से BCD को अपने प्राइवेट L1 कैशेज में लोड करते हैं और कोर 0 उस वैल्यू को अपडेट करता है, तो कोर 1 के लोकल कैश में अब पुराना और गलत डेटा आ जाता है। यह डायग्राम मल्टी कोर प्रोसेसर्स में कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे वन प्रोसेसर कोर अपने लोकल कैश में एक न्यू वैल्यू राइट कर रहा है, जबकि सेकंड कोर अपने खुद के लोकल कैश से एक आउटडेटेड या स्टेल वैल्यू रीड करता है। चूंकि मेन मेमोरी अभी तक अपडेट नहीं हुई है, यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे बिना सिंक्रोनाइजेशन के अलग अलग कोर्स में इनकंसिस्टेंट डेटा एग्जिस्ट कर सकता है। सभी कोर्स में मेमोरी का एक कंसिस्टेंट व्यू बनाए रखने के लिए हार्डवेयर बस कंट्रोलर्स कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और OS एग्जाम्स में टेस्ट किया जाने वाला सबसे फाउंडेशनल प्रोटोकॉल MESI है। एक मल्टी कोर सिस्टम में हर कैश लाइन 4 स्टेट्स में से किसी एक में होती है। मॉडिफाइड कैश सिर्फ करंट कोर के कैश में मौजूद है और इसकी वैल्यू को मॉडिफाई किया जा चुका है, यानी ये मेन मेमोरी के कंपैरिजन में डर्टी है। करंट कोर इसे वापस रैम में राइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सक्लूसिव कैश लाइन सिर्फ करंट कोर के कैश में मौजूद है, लेकिन यह क्लीन है, यानी मेन मेमोरी से मैच करती है। शेयर्ड कैश लाइन करंट कोर के कैश में और पॉसिबल तौर पर कई दूसरे कोर्स के कैशेज में भी मौजूद है। सभी कॉपीज क्लीन है। इनवैलिड कैश लाइन में पुराना या इनवैलिड डेटा है और इसे रीड नहीं किया जा सकता। जब कोर 0 शेयर्ड इस स्टेट में एक कैश लाइन पर राइट करना चाहता है, तो यह हार्डवेयर इंटरकनेक्ट बस पर एक इनवैलिडेट सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है। बाकी सभी कोर्स कोर 1 और कोर 2 बस पर ईव्सड्रॉप यानी बस स्नूपिंग करते हैं, अपनी लोकल कैश लाइंस को इनवैलिड मार्क करते हैं, और कोर 0 अपनी लोकल लाइन को मॉडिफाइड AM में ट्रांजिशन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पैक्ट, हार्डवेयर MESI ट्रांजिशंस को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को एक भारी परफॉर्मेंस पेनल्टी चुकानी पड़ती है। अगर अलग अलग कोर्स पर रन कर रहे 2 थ्रेड्स बार बार उन वेरिएबल्स पर राइट करते हैं जो सेम 64 बाइट कैश लाइन के अंदर होते हैं, तो हार्डवेयर लगातार कोर्स के बीच इनवैलिडेशन सिग्नल्स को बाउंस करता रहता है। इस परफॉर्मेंस किलर को फॉल्स शेयरिंग के रूप में जाना जाता है। हाई परफॉर्मेंस OS कर्नल्स डेटा स्ट्रक्चर्स को पैड करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोर के वेरिएबल्स अलग कैश लाइंस में रहें। सेक्शन ब्रेक, मेमोरी एक्सेस टोपोलॉजीज UMA वर्सेस NUMA। जैसे जैसे मदरबोर्ड डिजाइन्स मल्टीपल CPU सॉकेट्स में 4 कोर्स से बढ़कर 128 प्लस कोर्स तक फैल गए, एक सेंट्रल शेयर्ड मेमोरी बस एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई। इससे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में UMA से NUMA की तरफ एक बुनियादी बदलाव आया। यह डायग्राम 2 मेमोरी टोपोलॉजीज यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस या UMAA और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस या NUMAA को कंपेयर करता है। UMA आर्किटेक्चर में मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स एक शेयर्ड सेंट्रल सिस्टम बस के थ्रू एक सिंगल यूनिफॉर्म मेन रैम को एक्सेस करते हैं। NUMA आर्किटेक्चर में प्रोसेसर कोर्स नोड्स में ग्रुप किए जाते हैं, जहां हर नोड की अपनी लोकल रैम होती है और ये नोड्स एक फास्ट इंटरकनेक्ट के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस UMA, एक UMA आर्किटेक्चर में
जो ड्यूल कोर और क्वाड कोर सिस्टम्स में कॉमन है। सभी सीपीयू कोर्स एक शेयर्ड सिस्टम बस के जरिए एक सिंगल सेंट्रल मेन मेमोरी पूल से कनेक्ट होते हैं। मेमोरी एक्सेस लेटेंसी हर कोर के लिए एक जैसी होती है, चाहे किसी भी फिजिकल एड्रेस को एक्सेस किया जाए। नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस NUMA एक NUMA आर्किटेक्चर में, जो मॉडर्न मल्टी सॉकेट सर्वर हार्डवेयर में स्टैंडर्ड है, फिजिकल मेमोरी को अलग अलग फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें NUMA नोड्स कहा जाता है, जो सीधे स्पेसिफिक CPU सॉकेट्स से बंधे होते हैं। लोकल मेमोरी एक्सेस जब कोर 0 अपने खुद के लोकल न्यूमा नोड से अटैच्ड रैम को एक्सेस करता है तो एक्सेस टाइम बहुत फास्ट होता है, फॉर एग्जांपल अराउंड 50 नैनोसेकंड्स। रिमोट मेमोरी एक्सेस जब कोर 0 को किसी दूसरे फिजिकल सॉकेट पर न्यूमा नोड 1 से अटैच्ड रैम को एक्सेस करना पड़ता है तो रिक्वेस्ट को एक इंटर सॉकेट पॉइंट टू पॉइंट लिंक से होकर जाना पड़ता है, जैसे इंटेल UPI या AMD इन्फिनिटी फैब्रिक। रिमोट रैम को एक्सेस करने में एक सीवियर न्यूमा पेनाल्टी लगती है, फॉर एग्जांपल अराउंड 150 to 200 नैनोसेकंड्स, जो कि 3 to 4 टाइम्स लेटेंसी पेनाल्टी है। गेट एग्जाम फोकस गेट के क्वेश्चंस अक्सर न्यूमा मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजीज को इवैल्यूएट करते हैं। मॉडर्नो एस कर्नेल्स फर्स्ट टच एलोकेशन इंप्लीमेंट करते हैं। जब कोई थ्रेड मैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेट करता है तो कर्नेल फिजिकल पेज टेबल मैपिंग को डिले कर देता है। आप चैप्टर 6 डिमांड पेजिंग को रिकॉल कीजिए, जब तक कि पेज पर एक्चुअली राइट नहीं किया जाता। इसके बाद कर्नेल उस CPU कोर के लोकल न्यूमा नोड से फिजिकल फ्रेम्स सेलेक्ट करता है जो करेंटली उस थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ताकि फ्यूचर मेमोरी लेटेंसी को मिनिमाइज किया जा सके। सेक्शन ब्रेक मल्टी कोर CPU शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजीज चैप्टर 3 ने सिंगल कोर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जैसे राउंड रॉबिन और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को एक्सप्लोर किया था। मल्टी कोर SMP सिस्टम्स पर शेड्यूलर का जॉब मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। इसे सभी अवेलेबल कोर्स पर वर्कलोड को इवेनली बैलेंस करना होता है और साथ ही थ्रेड्स को उनके कैश्ड डेटा के क्लोज रखना होता है। यह डायग्राम मल्टी कोर शेड्यूलर्स द्वारा फेस किए जाने वाले कोर कॉन्फ्लिक्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह कैश वॉरमथ के कॉन्सेप्ट, जो फास्ट लोकल कैशेस को रीयूज करने के लिए थ्रेड्स को सेम CPU कोर पर रखता है, उसे लोड बैलेंसिंग के अगेंस्ट कॉन्ट्रास्ट करता है, जो ओवरऑल प्रोसेसर यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए थ्रेड्स को आइडल कोर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोसेसर एफिनिटी सॉफ्ट वर्सेस हार्ड जब कोई थ्रेड कोर 0 पर रन करता है तो उसके इंस्ट्रक्शंस स्टैक डेटा और हीप वेरिएबल्स कोर 0 के L1 या L2 कैशेज को पॉपुलेट करते हैं। हम कोर 0 को उस थ्रेड के लिए एक वॉर्म कैशे कहते हैं। अगर शेड्यूलर उस थ्रेड को कोर 1 पर मूव करता है तो उसके L1 या L2 कैशेज कोल्ड होते हैं, जिसके रिजल्ट के रूप में मैसिव कैशे मिस पेनाल्टीज होती हैं, क्योंकि डेटा रैम से नए सिरे से फेच किया जाता है। अननेसेसरी कैशे इनवैलिडेशन को रोकने के लिए मल्टी कोर शेड्यूलर्स प्रोसेसर एफिनिटी का यूज करते हैं। सॉफ्ट एफिनिटी OS शेड्यूलर एक थ्रेड को उसी फिजिकल CPU कोर पर चलाने की कोशिश करता है ताकि कैशे वॉरमथ बनी रहे। हालांकि अगर कोर 0 ओवरलोड हो जाता है जबकि कोर 1 पूरी तरह से खाली बैठा है तो शेड्यूलर सॉफ्ट एफिनिटी को वायलेट करेगा और थ्रेड को कोर 1 पर माइग्रेट कर देगा। हार्ड एफिनिटी एप्लीकेशन साफ तौर पर एक थ्रेड को सिर्फ फिजिकल CPU कोर्स के एक स्पेसिफिक सेट पर ही चलने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है। लिनक्स में डेवलपर्स शेड सेट एफिनिटी या POSIX API जैसे सिस्टम कॉल्स का यूज करके हार्ड एफिनिटी को एनफोर्स करते हैं। यह सी कोड डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे POSIX थ्रेड्स और GNU शेड्यूलिंग एक्सटेंशंस का यूज करके एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन थ्रेड को एक डेजिग्नेटेड प्रोसेसर कोर से पिन किया जाता है। यह लॉजिक एक CPU एफिनिटी मास्क को इनिशियलाइज करता है, डिजायर्ड कोर को सेट में ऐड करता है और इस कॉन्फ़िगरेशन को टारगेट थ्रेड पर अप्लाई करता है ताकि यह श्योर किया जा सके कि यह सिर्फ उसी स्पेसिफिक प्रोसेसर पर रन करे और असाइनमेंट के दौरान होने वाले किसी भी एरर को हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक लोड बैलेंसिंग यानी पुश वर्सेस पुल माइग्रेशन मल्टी कोर थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए कर्नेल को यह पक्का करना होगा कि कोई भी सिंगल कोर खाली न बैठा रहे जब दूसरा ओवरलोड हो। मॉडर्न शेड्यूलर एक सिंगल ग्लोबल क्यू पर लॉक कंटेंशन को खत्म करने के लिए पर कोर रन क्यूज मेंटेन करते हैं। पर कोर क्यूज में वर्कलोड को बराबर करने के लिए OS2 लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म्स का यूज करता है। यह डायग्राम CPU कोर्स के बीच लोड बैलेंसिंग के लिए पुश और पुल माइग्रेशन स्ट्रेटेजीज के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। पुश माइग्रेशन में एक पीरियोडिक ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क लोड लेवल्स को मॉनिटर करता है और एक बिजी कोर की क्यू से टास्क को एक कम बिजी कोर पर पुश करता है। पुल माइग्रेशन में, जिसे वर्क स्टीलिंग भी कहा जाता है,
एक आइडल कोर खुद को बिजी रखने के लिए एक बिजी कोर की क्यू से एक्टिवली एक टास्क को पुल करता है। पुश माइग्रेशन एक बैकग्राउंड ओएस कर्नेल टास्क रेगुलरली हर सीपीयू कोर पर वर्कलोड को इवैल्यूएट करता है। अगर इसे कोई बड़ा इम्बैलेंस दिखता है, जैसे कि कोर 0 क्यू डेप्थ इक्वल्स 8, कोर 1 क्यू डेप्थ इक्वल्स 0, तो ये ओवरलोडेड क्यू से टास्क को एक्टिवली खाली क्यू में पुश कर देता है। पुल माइग्रेशन यानी वर्क स्टीलिंग जब एक सीपीयू कोर अपनी लोकल क्यू के सारे टास्क खत्म कर लेता है और उसके पास कोई काम नहीं बचता, तो वह प्रोएक्टिव हो जाता है। खाली कोर किसी बिजी कोर की क्यू को टारगेट करता है और उस क्यू के टेल से एक वेटिंग टास्क को पुल यानी स्टील कर लेता है। सेक्शन ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी डीओएस और सिंगल सिस्टम इमेज, जहां मल्टी कोर सिस्टम्स एक बस के जरिए फिजिकल मेमोरी शेयर करते हैं, वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी डीओएस एक नेटवर्क से जुड़ी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फिजिकल मशीनों के एक क्लस्टर को मैनेज करते हैं। यह डायग्राम मल्टी कोर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के साथ कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि एक मल्टी कोर सिस्टम टाइटली कपल्ड होता है, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स होते हैं जो एक सिंगल फिजिकल मेमोरी और इंटरकनेक्ट बस को शेयर करते हैं। इसके अपोजिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लूजली कपल्ड होता है, जिसमें खुद की डेडिकेटेड मेमोरी वाले इंडिविजुअल नोड्स होते हैं जो एक हाई स्पीड नेटवर्क पर कम्युनिकेट करते हैं। सिंगल सिस्टम इमेज यानी एसएसआई आइडियल एक सच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा ऑब्जेक्टिव एक सिंगल सिस्टम इमेज यानी एसएसआई प्रोवाइड करना होता है। यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए 1000 इंडिपेंडेंट फिजिकल सर्वर्स का एक पूरा क्लस्टर एक सिंगल यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह दिखना चाहिए। एक एसएसआई अचीव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कंप्लीट लोकेशन ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लोकेशन ट्रांसपेरेंसी के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। टॉप पर यूजर और एप्लीकेशन लेयर फाइल्स ओपन करने या प्रोसेस स्पॉन करने जैसे स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल्स को सीमलेसली एग्जीक्यूट करती है। मिडिल लेयर जो कि सिंगल सिस्टम इमेज कर्नेल है, एक्सेस लोकेशन और माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करती है। यह लेयर रिसोर्सेज की फिजिकल लोकेशन को छुपाती है, पूरे सिस्टम में फाइल पाथ सिंटैक्स को सेम रखती है और प्रोसेसेज को नोड्स के बीच डायनेमिकली मूव करने की परमिशन देती है। बॉटम पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर इंटरकनेक्टेड हार्डवेयर नोड्स के एक्चुअल क्लस्टर को रिप्रेजेंट करती है जहां ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। एक्सेस ट्रांसपेरेंसी यूजर्स लोकल और रिमोट फाइल्स या रिसोर्सेज को आइडेंटिकल सिस्टम कॉल्स जैसे कि ओपन रीड राइट का यूज करके एक्सेस करते हैं बिना किसी डिस्टिंक्ट नेटवर्क एपीआईज की जरूरत के। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी यूजर्स रिसोर्सेज को बिना ये जाने ओपन करते हैं कि वे फिजिकली कहाँ लोकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल या फाइल्स या रिपोर्ट डॉट पीडीएफ ये हाइड करता है कि फाइल नोड ए पर है या नोड जेड पर। माइग्रेशन और रिलोकेशन ट्रांसपेरेंसी रनिंग एप्लीकेशंस को ब्रेक किए बिना या पाथ्स को बदले बिना सिस्टम लोड को बैलेंस करने के लिए प्रोसेसेस और फाइल्स फिजिकल नोड्स के बीच डायनेमिकली मूव कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन आरपीसी और मैसेज पासिंग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स कोई फिजिकल रैम शेयर नहीं करते हैं, वे शेयर्ड मेमोरी सेमाफोर्स स्पिन लॉक्स या एटॉमिक वेरिएबल्स का यूज करके कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय सभी प्रोसेस कम्युनिकेशन, जैसा कि आपको चैप्टर 2 याद होगा, एक्सप्लिसिट मैसेज पासिंग में ट्रांसलेट होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन के लिए प्राइमरी आर्किटेक्चरल एब्स्ट्रैक्शन रिमोट प्रोसीजर कॉल यानी आरपीसी है। यह डायग्राम एक क्लाइंट नोड और एक सर्वर नोड के बीच रिमोट प्रोसीजर कॉल एग्जीक्यूशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाता है। यह तब शुरू होता है जब क्लाइंट पर एक कॉलर थ्रेड एक फंक्शन कॉल को इनिशिएट करता है। इसके बाद क्लाइंट स्टब आर्गुमेंट्स को एक नेटवर्क पैकेट में पैकेज करता है। यह पैकेट टीसीपी या यूडीपी प्रोटोकॉल्स का यूज करके नेटवर्क पर ट्रांसमिट किया जाता है। सर्वर नोड पर पहुंचने पर सर्वर स्टब आर्गुमेंट्स को अनपैक करता है और करस्पॉन्डिंग रिमोट सर्विस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। रिमोट प्रोसीजर कॉल आरपीसी कैसे काम करता है? क्लाइंट कॉल क्लाइंट प्रोसेस एक लोकल फंक्शन सिग्नेचर को इन्वोक करता है। फॉर एग्जांपल एड 5 10 मार्शलिंग क्लाइंट स्टब। एक ऑटो जनरेटेड लेयर जिसे क्लाइंट स्टब कहा जाता है कॉल को इंटरसेप्ट करती है। फंक्शन नेम और पैरामीटर्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्क पैकेट फॉर्मेट जैसे कि जेसन प्रोटोकॉल बफर्स या एक्सडीआर में पैक या मार्शल करती है और इसे नेटवर्क इंटरफेस के पार भेजती है। नेटवर्क ट्रांजिट
ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क स्टैक पैकेट को फिजिकल वायर के जरिए रिमोट टारगेट नोड तक ट्रांसमिट करता है, जिसमें वो सॉकेट सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स भी शामिल होते हैं जो हमने चैप्टर 11 में कवर किए थे। अनमार्शलिंग। सर्वर स्टब। टारगेट नोड पर सर्वर स्टब पैकेट को रिसीव करता है, रॉ बाइट्स को अनपैक या अनमार्शल करता है और सर्वर पर एक्चुअल लोकल फंक्शन इंप्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करता है। रिटर्न पाथ। रिजल्ट्स वापस क्लाइंट तक रिवर्स रूट से ट्रैवल करते हैं, जो रिटर्न वैल्यू मिलने पर ऐसे वेक अप होता है जैसे कि यह लोकल लेवल पर ही एग्जीक्यूट हुआ हो। सेक्शन ब्रेक। 5 टाइम क्लॉक्स और कॉजेलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। एक सिंगल प्रोसेसर या मल्टी कोर सिस्टम में यह डिटरमाइन करना कि दो इवेंट्स में से कौन सा पहले हुआ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सिंपली सीपीयू के सेंट्रल हार्डवेयर साइकिल काउंटर को रीड करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यह असम्पशन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। हर नोड के पास अपना खुद का फिजिकल क्वार्ट्ज क्लॉक क्रिस्टल होता है। फिजिकल टेम्परेचर वेरिएशंस और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से क्वार्ट्ज क्लॉक्स क्लॉक ड्रिफ्ट से सफ़र करती हैं, जिससे वे हर दिन कई मिलीसेकंड स्क्यू होकर अलग हो जाती हैं। भले ही आप एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का यूज करके इंटरनेट पर मशीनों को सिंक्रोनाइज करें, वेरिएबल नेटवर्क राउटिंग डिलेज का मतलब है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड मशीनों के बीच इवेंट ऑर्डरिंग डिटरमाइन करने के लिए फिजिकल टाइम स्टैम्प्स पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। यह डायग्राम एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फिजिकल क्लॉक एनोमली को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे टू नोड्स के बीच अनसिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स की वजह से एक मैसेज रिसीट पर उस समय से पहले का टाइम स्टैम्प लग सकता है जब मैसेज ओरिजिनली सेंड किया गया था, जो कॉजल ऑर्डर को वायलेट करता है। फिजिकल पैराडॉक्स ऊपर दी गई टाइमलाइन को देखिए। क्योंकि नोड बी की क्लॉक नोड ए से पीछे चल रही है, इसलिए नोड बी फाइल रिसीव करने का समय 10 ओवर्स 0.990 सेकेंड्स रिकॉर्ड करता है, जो कि नोड ए द्वारा इसे भेजने के समय 10 ओवर्स 0 मिनट्स 1.050 सेकेंड्स से पहले का समय है। फिजिकल टाइम का मतलब है कि मैसेज भेजने से पहले ही रिसीव हो गया था। यह कॉजेलिटी को वायलेट करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेज और लॉक मैनेजर्स को खराब कर देता है। सेक्शन ब्रेक लैम्पोर्ट्स लॉजिकल क्लॉक्स और टाइम स्टैम्प्स। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट लेस्ली लैम्पोर्ट ने 1978 में लॉजिकल क्लॉक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। लैम्पोर्ट ने रियलाइज किया कि सिस्टम करेक्टनेस के लिए किसी इवेंट के होने का एग्जैक्ट फिजिकल टाइम जानना जरूरी नहीं है। इसके लिए बस इतना जरूरी है कि सभी नोड्स इवेंट्स के कॉजल ऑर्डर पर एग्री करें। द हैपन्ड बिफोर रिलेशन लीड्स टू। लैम्पोर्ट ने एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन डिफाइन किया जिसे हैपन्ड बिफोर कहा जाता है, जिसे सिंबल लीड्स टू द्वारा डिनोट किया जाता है। इंट्रा प्रोसेस रूल। अगर इवेंट्स ए और बी सेम प्रोसेस के अंदर होते हैं और ए सीक्वेंशियली बी से पहले होता है तो ए लीड्स टू ए बी इंटर प्रोसेस मैसेज रूल। अगर ए एक प्रोसेस द्वारा मैसेज भेजना है और बी उसी मैसेज को दूसरे प्रोसेस द्वारा रिसीव करना है तो ए लीड्स टू बी ट्रांजिटिविटी रूल। अगर ए लीड्स टू बी और बी लीड्स टू सी तो ए लीड्स टू सी। अगर दो इवेंट्स एक्स और वाई का कोई कॉजल कनेक्शन नहीं है, नो एक्स लीड्स टू वाई और नहीं वाई लीड्स टू एक्स, तो हम कहते हैं कि इवेंट्स कंकरेंट हैं, जिसे एक्स इज पैरेलल टू वाई लिखा जाता है। कंकरेंट इवेंट्स को सिस्टम करेक्टनेस को प्रभावित किए बिना किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। द लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक एल्गोरिदम। हर प्रोसेस पी आई एक सिंपल इंटीजर काउंटर मेंटेन करता है जिसे इसकी लॉजिकल क्लसी आई कहा जाता है, जो 0 पर इनिशियलाइज्ड होता है। यह काउंटर 2 स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार अपडेट होता है। यह डायग्राम एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लॉजिकल क्लॉक के लिए अपडेट रूल्स को आउटलाइन करता है। फर्स्ट रूल यह कहता है कि किसी भी लोकल इवेंट को एग्जीक्यूट करने या कोई मैसेज भेजने से पहले एक प्रोसेस को अपने लोकल क्लॉक काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करना होगा। सेकंड रूल यह स्पेसिफाई करता है कि मैसेज रिसीव होने पर एक प्रोसेस को अपनी खुद की करंट क्लॉक और मैसेज में शामिल टाइम स्टैम्प के बीच मैक्सिमम वैल्यू ढूंढकर और फिर उस रिजल्ट को 1 से इंक्रीमेंट करके अपनी लोकल क्लॉक को अपडेट करना होगा। रूल 1 इंटरनल इवेंट और सेंड। इससे पहले कि कोई प्रोसेस पी आई लोकल इवेंट को एग्जीक्यूट करे या कोई मैसेज भेजे, ये अपनी लोकल क्लॉक को इंक्रीमेंट करता है। एलसी सब आई को एलसी सब आई +1 असाइन किया गया है। जब एक मैसेज सेंड किया जाता है तो पी आई इसके अपडेटेड क्लॉक टाइम स्टैम्प टीम इक्वल टू एलसीआई को नेटवर्क पैकेट से अटैच करता है। रूल 2 रिसीव मैसेज। जब प्रोसेस पीजे एक मैसेज एम रिसीव करता है जिसमें टाइम स्टैम्प टी एम है, तो कॉजेलिटी बनी रहे ये इंश्योर करने के लिए इसे अपनी लोकल क्लॉक को एडवांस करना होगा।
एल सी सब जे को एल सी सब जे और टी सब एम का मैक्सिमम +1 असाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस प्रॉब्लम लैम्पोर्ट टाइम स्टैम्प्स। चलिए लॉजिकल क्लॉक्स पर एक क्लासिक गेट एग्जाम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन कंसीडर कीजिए 3 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस P1, P2 और P3 जिनमें से हर एक इनिशियल लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक $0 मेंटेन कर रहा है। प्रोसेसेस इवेंट्स का फॉलोइंग सीक्वेंस एग्जीक्यूट करते हैं। 1P1 लोकल इवेंट A एग्जीक्यूट करता है, फिर P2 को मैसेज M1 सेंड करता है जो कि इवेंट B है। 2P2 मैसेज M1 रिसीव करता है जो कि इवेंट C है। लोकल इवेंट D एग्जीक्यूट करता है और P3 को मैसेज M2 सेंड करता है जो कि इवेंट E है। 3P3 लोकल इवेंट F एग्जीक्यूट करता है, फिर मैसेज M2 रिसीव करता है जो कि इवेंट G है। हर एक इवेंट ब्रैकेट में ABCDEFG को असाइन किए गए लॉजिकल टाइम स्टैम्प को कैलकुलेट कीजिए। यह डायग्राम 3 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस के बीच एक लैम्पोर्ट इवेंट एंड टाइमलाइन को दिखाता है। यह प्रोसेसेस के बीच कॉजल रिलेशनशिप्स और मैसेज पासिंग को दिखाता है, जहां फर्स्ट प्रोसेस एक इंटरनल इवेंट परफॉर्म करता है और सेकंड प्रोसेस को एक फर्स्ट मैसेज भेजता है। सेकंड प्रोसेस इस मैसेज को रिसीव करता है, एक इंटरनल इवेंट परफॉर्म करता है और फिर थर्ड प्रोसेस को एक सेकंड मैसेज भेजता है जो इसे अपना खुद का इनिशियल इंटरनल इवेंट परफॉर्म करने के बाद रिसीव करता है। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन इनिशियल स्टेट LC 1 इक्वल टू 0 इवेंट A लोकल इवेंट अप्लाई रूल 1 LC 1 इक्वल टू +1 जो कि इक्वल टू 1 है। टाइम स्टैम्प C ऑफ F इक्वल टू 1 इवेंट B सेंड M1 अप्लाई रूल 1 LC 1 इक्वल टू 1 +1 जो कि इक्वल टू 2 है। टाइम स्टैम्प C ऑफ B इक्वल टू 2 मैसेज M1 सेंड किया जाता है जिसमें टाइम स्टैम्प T M1 इक्वल टू 2 है। स्टेप 2 प्रोसेस P3 इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन इनिशियल स्टेट LC3 इक्वल टू 0 इवेंट F लोकल इवेंट अप्लाई रूल 1 LC3 इक्वल टू 0 प्रो +1 जो कि इक्वल टू 1 है। टाइम स्टैम्प C ऑफ F इक्वल टू 1। स्टेप 3 प्रोसेस P2 एग्जीक्यूशन और M1 का रिसीव होना इनिशियल स्टेट LC इक्वल टू 0 इवेंट C रिसीव M1 जिसमें टाइम स्टैम्प T M1 इक्वल टू 2 है। अप्लाई रूल 2 LC2 इक्वल्स LC सब 2 और T सब M1 का मैक्सिमम +1 जो इक्वल्स है 0 और 2 का मैक्सिमम +1 जो इक्वल्स है 2 +1 जो इक्वल्स है 3। टाइम स्टैम्प C ऑफ C इक्वल टू 3 इवेंट D लोकल इवेंट रूल 1 अप्लाई करें। LC 2 + 3 + 1 इक्वल टू 4। टाइम स्टैम्प C ऑफ D इक्वल टू 4 इवेंट E सेंड M2 रूल 1 अप्लाई करें। LC2 इक्वल टू 2 4 + 1 इक्वल टू 5। टाइम स्टैम्प C ऑफ E इक्वल टू 5। मैसेज M2 भेजा जाता है जो टाइम स्टैम्प T M2 इक्वल टू 5 कैरी करता है। स्टेप 4 प्रोसेस P3 M2 रिसीव करना इवेंट G टाइम स्टैम्प T M2 इक्वल टू 5 वाले M2 को रिसीव करना रूल 2 अप्लाई करें। LC सब 3 इक्वल्स LC सब 3 और T सब M2 का मैक्सिमम +1 जो इक्वल्स है 1 और 5 का मैक्सिमम +1 जो इक्वल्स है 5 + 1 जो इक्वल्स है 6। टाइम स्टैम्प C ऑफ G इक्वल टू 6। फाइनल लॉजिकल टाइम स्टैम्प रिजल्ट्स। यह टेबल 3 प्रोसेसेज के इवेंट्स के लिए लॉजिकल क्लॉक टाइम स्टैम्प्स को ट्रेस करती है। इवेंट ए प्रोसेस P1 में एक लोकल इवेंट है जिसे 0 + 1 की तरह कैलकुलेट किया गया है जिससे 1 का टाइम स्टैम्प मिलता है। इवेंट B जो कि प्रोसेस P1 में ही है 2 के टाइम स्टैम्प के साथ मैसेज M1 सेंड करता है जिसे 1 + 1 की तरह कैलकुलेट किया गया है। प्रोसेस P2 में इवेंट C मैसेज M1 रिसीव करता है, इसका टाइम स्टैम्प 0 और 2 के मैक्सिमम के रूप में +1 कैलकुलेट किया जाता है जो 3 के इक्वल होता है। इवेंट D प्रोसेस P2 में एक लोकल इवेंट है जिसे 3 + 1 की तरह कैलकुलेट किया गया है जिसके रिजल्ट में 4 का टाइम स्टैम्प मिलता है। इवेंट E जो कि प्रोसेस P2 में ही है 5 के टाइम स्टैम्प के साथ मैसेज M2 सेंड करता है जिसे 4 + 1 की तरह कैलकुलेट किया गया है। मीन ऑफ हाइल इवेंट F प्रोसेस P3 में 1 के टाइम स्टैम्प के साथ एक लोकल इवेंट है जिसे 0 + 1 की तरह कैलकुलेट किया गया है। फाइनली प्रोसेस P3 में इवेंट G मैसेज M2 रिसीव करता है और इसका टाइम स्टैम्प 1 और 5 के मैक्सिमम के रूप में +1 कैलकुलेट किया जाता है जिसके रिजल्ट में 6 का टाइम स्टैम्प मिलता है। ध्यान दें कि कैसे लैम्पोर्ट क्लॉक्स कॉजेलिटी को परफेक्टली प्रिजर्व करती हैं। A2B2 C2D2 E2G इम्प्लाइज करता है कि C ऑफ A लेस देन है C ऑफ B जो लेस देन है C ऑफ C जो लेस देन है C ऑफ D जो लेस देन है C ऑफ E जो लेस देन है C ऑफ G। 1 लेस देन है 2 जो लेस देन है 3 जो लेस देन है 4 जो लेस देन है 5 जो लेस देन है 6। गेट ट्रैप जिससे बचकर रहना है
लैम्पोर्ट टाइम स्टैम्प्स गारंटी देते हैं कि अगर ए बी की तरफ लीड करता है तो सी ऑफ ए सी ऑफ बी से कम होगा। इसका उल्टा होना जरूरी नहीं है। अगर सी ऑफ एक्स सी ऑफ वाई से कम है तो आप यह कंक्लूड नहीं कर सकते कि एक्स वाई की तरफ लीड करता है, क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट कॉन्करेंट इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे ऊपर दिए गए इवेंट्स ए और एफ, जहां सी ऑफ ए इक्वल टू 1 है और सी ऑफ एफ इक्वल टू 1 है। बाई डायरेक्शनल कॉजल इन्फरेंस अचीव करने के लिए एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वेक्टर क्लॉक्स का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। समरी रेफरेंस टेबल। चलिए मल्टी कोर और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स को रिकैप करते हैं। ये रेफरेंस टेबल मल्टी कोर और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के की कॉन्सेप्ट्स को समराइज करती है। इसमें सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल्स जैसे MESI और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस आर्किटेक्चर्स शामिल हैं। इसके अलावा ये थ्रेड शेड्यूलिंग टेक्निक्स जैसे सॉफ्ट और हार्ड एफिनिटी और वर्क स्टीलिंग को डिटेल में बताती है, और साथ ही इवेंट्स को ऑर्डर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स जैसे सिंगल सिस्टम इमेजेस, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स और लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक्स को भी समझाती है। सेक्शन ब्रेक। अब आप एक मेजर माइलस्टोन पर पहुंच गए हैं। CPU शेड्यूलिंग और पेज टेबल्स से लेकर मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम डेडलाइंस और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉजिकल क्लॉक्स तक आपने मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का एक कंप्लीट मेंटल मॉडल बना लिया है। अब अपने एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए आपने जो कुछ भी सीखा है उसे कंसोलिडेट करने का समय आ गया है। कोर फार्मूला, हाई यील्ड ट्रैप्स और क्विक सॉल्विंग शॉर्टकट्स के अल्टीमेट मास्टर रिव्यू के लिए 12.3 कॉम्प्रिहेंसिव गेट एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड टॉप फार्मूला रिकैप ऐप पर जाएं।